Hello everyone. It's been a while since I last uploaded my video, so I hope you all are fine. Actually मैं एक रोड ट्रिप प्लान कर रहा हूँ शिरडी के लिए. तो फ्रॉम माय लोकेशन इट इज़ 1350 किलोमीटर क्लोज टू 1400 किलोमीटर्स. तो मैं चाहता हूँ एक वीडियो उस पर बनाया जाए, शिरडी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाए. वहाँ पे बुकिंग्स वगैरह कैसा होगा, क्या आपका बजट होना चाहिए, और फ्यूल का खर्चा कितना आता है, टोटल खाने का खर्चा क्या आता है, एकोमोडेशन का क्या खर्चा है, और ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. तो वो सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये जो रूट मैं प्लान कर रहा हूँ, आई विल ट्रैवल फ्रॉम भुवनेश्वर भुवनेश्वर टू शिरडी. तो इसमें आई विल टेक द नेशनल हाईवे फ्रॉम भुवनेश्वर टू संबलपुर, देन फ्रॉम संबलपुर टू रायपुर, रायपुर टू नागपुर. ये एक पार्ट होगा मेरा ट्रिप का. और उसके बाद फ्रॉम नागपुर टू शिरडी, जहाँ पे एक बहुत बढ़िया अभी रिसेंट हमारा एक एक्सप्रेस वे खुला है जिसमें मैं ट्रैवल किया नहीं हूँ. मैं इससे पहले शिरडी बाय रोड किया हूँ ट्रैवल. तो ये जो रूट है इसमें नया है अभी, अराउंड 550 और 543 किलोमीटर्स का कुछ है ये एक्सप्रेस वे. सो आई विल टेक दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेस वे. तो ये कंप्लीट जर्नी को दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं, जिससे लाइक द टोटल ट्रैवल टाइम विल बी क्लोज टू 21 आवर्स. तो 21 आवर्स, और अगर एक डिसेंट एवरेज स्पीड अगर आप मेंटेन कर सकते हो इस हाईवे में, अगर 65 to 75 का एवरेज स्पीड अगर इसमें मेंटेन हो पाता है विथ प्रॉपर सेफ्टी को ध्यान में रखे हुए, देन वी कैन इजीली डू इट अंडर 18 आवर्स. सो ये था बेसिक रूट मेरा जहाँ से मैं ट्रैवल करूँगा. तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक क्या कितने स्टॉप्स लेता हूँ मैं. तो जनरली मैं भुवनेश्वर से जब स्टार्ट करता हूँ, सो आई विल फिल माई टैंक फ्रॉम भुवनेश्वर. तो एक टैंक फिल करने से अगर अच्छा मुझे फ्यूल इकॉनमी मिला, अगर रास्ता क्लियर हुआ, ट्रैफिक अगर कम है, तो वैसे केसेस में आई कैन इजीली गेट एन एवरेज ऑफ 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर. तो 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से अगर आप चलते हो तो मुझे रेंज मिल जाता है अराउंड 800 to 900 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है. और तो 900 किलोमीटर तक का अगर रेंज मिलता है, देन आई कैन इजीली stretch my journey till Nagpur. So Nagpur is somewhat around 700 or 780 kilometers. तो एक स्टॉप नागपुर, देन नागपुर पे अगेन आई विल रिफिल, एंड फ्रॉम नागपुर टू शिरडी. तो मैक्सिमम 2 स्टॉप जर्नी होगा, फ्रॉम हियर टू मे बी रायपुर, देन ए शॉर्ट ब्रेक, देन फ्रॉम रायपुर टू नागपुर एंड नागपुर टू शिरडी. और एक्सप्रेस वे में तो यू नो इट्स वेरी रिस्की टू ड्राइव बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड्स. यू नीड टू टेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस. आपको बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग करना होता है उसमें. तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है उसमें, क्योंकि जनरली पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज इट्स अ कंप्लीट एम्प्टी हाईवे, very wide, and people tend to check the speed of the vehicle, which I don't recommend. How you prepare your vehicle before attempting any kind of such long distance drives? It is very important to make sure your vehicle is in A class or S tier condition. So ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर यू attempt such kind of road trips? So first thing, from my perspective, I believe check your fluids. जितने भी fluids हैं आप उसको देख लें. I will attach a small video of me checking the fluids of my vehicle. Generally उसमें engine oil आता है, your brake oil. Brake oil is very important because after 2 years, अगर आप 2 साल के अंदर ब्रेक ऑयल चेंज नहीं किए हो, देन इट इज एक्चुअली हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर. मतलब इट्स एफिनिटी टू वाटर इज मोर. वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से ब्रेक ऑयल टेंड्स टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर. एंड इन सच कंडीशंस, when you drive for a long distance, what happens is
at a distance when the heat cycle goes on and the vehicle tend to generate more heat. In such conditions, the moisture in your brake line will get evaporated. And once they get evaporated, once they get vaporized, the hydraulic system will, the air will get compressed. There is a difference. If you know Pascal's law, when you brake, there is a hydraulic system working on your vehicle to generate the braking power. Generally, fluids, generally liquids, they do not compress, but air is compressible, gases are compressible. Now, when the moisture gets transferred or it gets converted to vapor or gases, in that condition, your hydraulic system may fail. It will compress, it will increase your braking distance, and in cases of contingency, you may face devastating accidents or some havoc. So make sure you change the brake fluid as well. And the next important thing is the coolant. Coolant is very important because though you don't need to change it more often, but you need to take care of it. If your coolant level is low, then make sure you top it up. And if it is if it is very old, your coolant 3 to 5 years old, make sure you completely flush the coolant and recharge it with new coolant. Because what happens when you drive for long distance, तो ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, आपका व्हीकल ज़्यादा हीट जनरेट करता है एंड यू रिक्वायर a better and good cooling efficiency in order to keep the engine temperature at optimum level, so that the wear and tear is less, so that you can mitigate all the issues that you may have in case the engine overheats. So जैसे आप देख सकते हो, it has direct impact to all your engine components, like the bearings. All the bearings are susceptible to high heat. Even your engine piston, even it can result in a total disastrous failure of the engine. So make sure you change your coolant or top it up. So, and the next thing is your windshield washer. Make sure you top up your windshield washer, as well as your gear oil. Gear oil is also very important, because if you are driving a manual car, then it tends to grind the gears, because you may not think like there is less number of gear shifts in the highway run, but still a gear is engaged when you drive it for a longer period of time. And here we are talking about longer period of time, because you will keep pushing the vehicle for 3 hours, 4 hours, 5 hours, and continuously in my case, I continuously push it for 15, 17, 18 hours, though with a small breaks. But yeah, we stress the engines. So in that case, it is very important to change all the fluids that is there. And also the differential fluid. If your vehicle has a differential fluid or a differential case, then make sure you change it as well. If it is old, I think the differential fluid almost runs for 75 or 80,000 kilometers. So you check your owner's manual and you do the needful as per the manual. So it is very important to take care of the fluids. So the next thing is electronics. Make sure all the electronics in your vehicle is in a working condition, and it should not be like one headlight is working और दूसरा आपका headlight काम नहीं कर रहा है, या फिर your indicator, some of the indicator is not working, or the fog lamp is having some kind of issues. तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दें. हेडलाइट काम करना चाहिए, आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने चाहिए बेसिकली. सो व्हाट आई सजेस्ट इज गो फॉर अ बेसिक कार स्कैन. जब भी आप गाड़ी को सर्विस कराने के लिए ले जाते हो, उस समय आप जो भी आपके मैकेनिक होंगे, आप उनको बोल सकते हो कि एक बेसिक ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक स्कैन कर दें. क्योंकि कुछ व्हीकल्स में क्या होता है, यू विल नॉट गेट ए फॉल्ट कोड, बट स्टिल यू विल हैव अ इशू. और ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस किया हूँ. एंड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, आई एम सजेस्टिंग यू go for a basic scan in every service that you do, because electronically क्या होता है ना,
जैसे मेरे व्हीकल में हुआ था, द मास्टर सिलेंडर फेल्ड, एंड यू नो मास्टर सिलेंडर इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी वाइटल कंपोनेंट ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम, और वो फेल हो गया। और जैसे ही वो फेल हुआ, मुझे पता नहीं चला, बिकॉज आई कुड फील दैट द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज स्लाइटली मोर, लेकिन वो कितना अफेक्ट कर रहा, क्योंकि रिसेंटली मैं ऑयल चेंज करवाया था, ब्रेक फ्लूइड चेंज हुआ था, एंड देयर वाज दिस फेलियर। और वो फेलियर पता इसलिए नहीं चला बिकॉज देयर वाज नो डीडीसी, कोई ट्रबल कोड नहीं था। तो जैसे ट्रबल कोड नहीं था, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि देर इज अ issue in the braking system, and what I my analogy worked like, there may be bleeding issue, शायद मैकेनिक सही से ब्लीड नहीं किया होगा, तो एक मेरा व्हीकल हमेशा ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में ही होता है, एक ही सर्विस सेंटर है, वहीं पे होता है, तो शायद उन्होंने सही से उसको ब्लीड नहीं किया, बट इट वाजंट द इशू। हमने व्हीकल को ब्लीड कराया फिर से, एंड स्टिल द इशू सॉल्व नहीं हुआ। देन जो मैकेनिक थे वहाँ पे, मास्टर मैकेनिक, उन्होंने कहा कि वी शुड रन द डीडीसी, ट्रबल कोड चेक करना चाहिए। और वहाँ पे ट्रबल कोड में इसका आ गया कि इंटरनल सील फेल्ड, फेलियर ऑफ मास्टर सिलेंडर, इंटरनल सील फेल्ड, और फिर उसमें इंटरनल लीकेज का था, इंटरनल ब्लीडिंग का इशू था उसमें। तो ऐसे चीज़ें हैं। तो कुछ आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हो गए हैं व्हीकल में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोसिस इशू without using the OBD scanners and all those car scanners. So make sure you scan your vehicle before such kind of long journeys. Now let's talk about the mechanical aspect of our vehicle. जब भी मैं मैकेनिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करता हूँ, इट्स अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द ओनली थिंग that connects you to the road, and the entire vehicle is stitched together through the mechanical parts only. So the first thing that I will suggest you to check is the brake pads. आप कोशिश करें कि जो आपका व्हीकल है उसका ब्रेक पैड या तो इतना उसमें लाइफ हो कि आप जाके सेफली वापस आ जाए, जो भी आपका किलोमीटर होगा। ओके, फॉर द इंस्टेंस ये जो डिस्टेंस मैं करने वाला हूँ, इसमें शायद मुझे शिरडी जाके वापस आने तक ये टोटल डिस्टेंस अराउंड 4000 किलोमीटर का कुछ हो जाएगा, क्लोज टू, क्योंकि सिंगल डिस्टेंस इज 1350, एंड वहाँ पे आसपास का कुछ जगह होगा, देन विल डेफिनेटली ट्राई टू विजिट दैट एज वेल। सो एक क्लोज टू 4000 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप मेक श्योर करना कि आपके किलोमीटर्स के अंदर आपका ब्रेक पैड काम कर जाए, और अगर नहीं है देन गो फॉर न्यू वन, चेंज कर दीजिए ब्रेक पैड। और ब्रेक पैड का अगर आपको लगता है कि लेदर कम है, ये और एक इशू क्रिएट करता है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। इस इशू में क्या होता है, जैसे ही आपका ब्रेक पैड का लेदर खत्म होता है, your vehicle tends to brake harder, the tire gets locked up, the ABS kicks faster. Of course the braking distance will decrease, but in because there is more play, the what do you call, the calipers tends to press the pads with a greater force, so that you can generate the braking force, because you are pressing the pedal, and the booster is signaling to the ECU to perform such kind of braking. And when there is less brake pads, it tends to put more pressure. और जब आप इतना ज़्यादा प्रेशर उस रोटर पे डाल देते हो, एक तो आपका रोटर घिस जाता है कम्प्लीटली उसमें, फिर आपके लाइनिंग्स आने शुरू हो जाएंगे, और रोटर हीट होने लगता है, और जैसे ही रोटर हीट होता है, द हीट गेट्स ट्रांसमिटेड टू योर रिम। अगर रिम वाला टायर है, इसमें रिम वाला व्हील है, and it is minded, it's a very important feature, or you can say it's a very important it's a very important feature against your alloy wheels, because when you have a alloy wheel, it does not transmit the heat to the tire or to the rubber component of the tire, but with this steel rims or the rim type of tire, what happens is, जैसे ही आपका ड्रम या फिर आपका ब्रेक पैड वगैरह रोटर वगैरह हीट होते हैं, जो आपका हब हीट होने लगेगा, जैसे ही आपका हब हीट होता है, द हीट गेट्स कंडक्टेड
नॉट ट्रांसमिटेड, इट गेट्स डायरेक्टली कंडक्टेड, क्योंकि आपके बोल्ट से ही वो स्टील रिम उसमें कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कंडक्ट होके आपका रिम गर्म होने लगता है, और ऐसे होके वो रिम इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर टायर फेलियर हो जाता है। मेरे साथ हुआ है ये चीज़। सो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे ही आप कहीं पे स्टॉप करते हो, एक ब्रेक लेते हो, देन जस्ट मेक श्योर कि आपका सारे कंपोनेंट सही काम कर रहे हैं, कूलेंट टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर, हॉर्न, टायर वेयर, एवरीथिंग इज़ फाइन। और अलाइनमेंट भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है इसमें, तो मेक श्योर आप व्हीकल का अलाइनमेंट पहले कर लीजिए जाने से पहले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैकेनिकल पार्ट्स में जैसे टाई रोड्स आते हैं, एंटी स्वे बार्स आते हैं, लिंक रॉड्स आते हैं, आपके लोअर आर्म्स आते हैं। ये सब बेसिक चीज़ है जिसको अगर आपके ध्यान में रहे तो बेटर है। अगर रिपेयर कर दो तो सही है, क्योंकि कुछ ड्राइवर होंगे इसको नेगलेक्ट करके भी वो चले जाएंगे, और दो ये ऐसे रोड पे आपको स्टैंडर्ड नहीं कर देगा, बट स्टिल इफ़ यू कैन do then do service these parts as well. And another thing is the bearings, the wheel bearings. It also has the same story. अगर आपका बेरिंग फेलियर होता है तो टायर जाम हो जाता है, सो मेक श्योर आपका बेरिंग सही है। तो ये सारे जो लिस्ट मैंने आपको बताया, यू ट्राई टू आस्क योर मैकेनिक टू जस्ट क्लैरिफाई यू कि ये सारी चीज़ें आपके व्हीकल में इंटैक्ट है, दे आर फाइन एंड दे कैन डू दिस मेनी किलोमीटर्स। तो ये सारे बेसिक आप व्हीकल का ध्यान रखने के बाद मेक श्योर यू क्लीन योर व्हीकल बिफोर यू स्टार्ट द जर्नी, क्योंकि ये जर्नी पे व्हीकल और ज़्यादा गंदा होगा तो इट विल जस्ट एक्सपोनेंशियली द डर्टीनेस विल राइज। तो आप कोशिश करें कि आपका व्हीकल क्लीन हो जाए इससे पहले कि आप जर्नी स्टार्ट करें। और एक चीज़, फ्यूल स्टॉप्स, कितने जगह पे फ्यूल स्टॉप लेना है, कहाँ पे लेना है, कौन से पेट्रोल पंप पे लेना है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में मायने रखते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर बजटिंग यू नीड टू लुक टू द फ्यूल बजट। और मेरे हिसाब से द फ्यूल बजट इज़ द लाइक द बिगेस्ट वन इज़ द फ्यूल बजट ओनली। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली जो मेरा रूट होता है, आई टेंड टू चेक द प्राइस ऑफ द फ्यूल इन द रूट। अभी लेट्स सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम भुवनेश्वर टिल संबलपुर, देन फ्रॉम संबलपुर टू सोहेला, सोहेला टू रायपुर। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, आई टेंड टू चेक द प्राइस ऑफ द डीजल, पेट्रोल, कोई भी फ्यूल में यूज़ करता हूँ तो उसका प्राइस मैं देख लेता हूँ। और जहाँ पे उसका प्राइस थोड़ा सा कम लगता है, देर इज़ अ डिफरेंस लाइक 1 to 2 रुपीज़ का डिफरेंस आपको मिल जाएगा अक्रॉस इंडिया। like thanks to Maharashtra government, Maharashtra का प्राइस इज अराउंड लाइक 90 रुपीज़ आई बिलीव। महाराष्ट्र में आपको डीजल सस्ता मिलेगा। सो यू प्लान योर ट्रिप, इस तरह से आप प्लान करो आपका रेंज, और वो सारी चीज़ों को ऐसे डिज़ाइन करो ताकि आप एक लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल में आप ये सारे स्टेट्स कवर कर जाएं। जैसे उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, देन यू विल रीच महाराष्ट्र बॉर्डर, and in the border you can again fill up. So it is very important, and it saves a lot of money in that situation. और रेंज के हिसाब से अगर बात करेंगे तो मैं आपको जैसे बताया कि मेरे व्हीकल में रेंज मिल जाता है। समटाइम्स आई कैन एक्सपैंड इट अप टू 990 किलोमीटर्स टू 1000 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा आपको एक स्वीट बैलेंस बना के चलना है, काफ़ी मतलब जो कहते हैं ना माइलेज निकालना है, सो दैट थिंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द कॉस्ट और लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करना ही चाहिए कि इतने डिस्टेंस, इतना स्पीड, हाउ मच यू आर गेनिंग। अगर आप 65 का एवरेज स्पीड एक बिजी ट्रैफिक रोड में कर रहे हो तो हाउ मच यू आर गेनिंग एंड हाउ मच यू आर बर्निंग। सो दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट while trying to achieve a particular average speed. So that is important as well. क्या क्या जगह है शिरडी में हम जो जगह विजिट करेंगे, वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड इट प्रॉपरली, बट अभी शॉर्टलिस्ट हुआ है, अराउंड 7 to 8 प्लेसेस शॉर्टलिस्टेड है। तो ये जैसे ही हम शिरडी जाएंगे आई विल अपडेट यू देयर ओनली। सो द फर्स्ट ट्रिप इज, पहले आप शिरडी पहुंच जाओ, देन फ्रॉम शिरडी यू कैन गो लाइक नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, एवरी डायरेक्शन यू कैन गो एंड कम बैक टू शिरडी। सो वो बेटर रहता है ऐसे ट्रिप्स में। सो वही मैं करने वाला हूँ। और एक चीज़, इस हाईवे में अगर हमारे कोई जैन
व्यूअर्स होंगे, तो मुझे पता है जैन में इट इज़, शायद आपको भी पता है, सबको पता होगा जैन का कम्युनिटी कम्युनिटी में ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, नो अनियन गार्लिक, और जैन फूड थोड़ा सा अलग होता है। तो अभी मैं लाइक नॉट इन अ कंप्लीट जैन फूड पे तो नहीं हूँ, लेकिन वी आर फॉलोइंग नो अनियन गार्लिक डाइट। तो हमें दिक्कत होता है रास्ते में कहीं पे रेस्टोरेंट में खाने में, या फिर कोई भी ऐसे होटल में खा नहीं पाते, क्योंकि यू आर नॉट श्योर वेदर इट्स रियली नो अनियन गार्लिक और नॉट। तो उस केसेस में कुछ होटल्स होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो प्रॉपरली नो अनियन गार्लिक होते हैं। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको उसमें बता दूंगा। नहीं तो आप क्या करना, वी विल कैरी आवर ओन फूड, कुक्ड फूड, क्योंकि द जर्नी इज अराउंड 20-21 आवर्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देन वी कैन हैव फूड, घर का ही खाना पका के आप ले सकते हो। और साथ में यू कैन हैव फ्रूट्स, सम ड्राई स्नैक्स, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्नैक्स वगैरह ले लें, और स्टे हाइड्रेटेड, पानी वानी ले लें। तो फूड का इशू हम ऐसे सॉल्व करते हैं। मोस्टली होम कुक्ड फूड होता है, क्योंकि अपने ही व्हीकल में जाते हो तो इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। यू कैन मेक ए स्टॉप इन अ गुड डिसेंट प्लेस एंड यू कैन एंजॉय डिवोरिंग मील। सो yeah, that's all about fooding. And now let's come to budgeting. तो ये जो ट्रिप है अराउंड 10 to 12 days का ट्रिप है। सो वी आर 4 पीपल, फैमिली हम। सो इसमें द फ्यूल कॉस्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अराउंड क्लोज टू 4,000 किलोमीटर्स। नाउ फॉर 4,000 किलोमीटर्स आई बिलीव जो फ्यूल का खर्चा आएगा, आई एम टेकिंग अ बजट ऑफ रुपीज़ 20,000 के आसपास फ्यूल का आपका खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज टोल टैक्स। तो टोल टैक्स में भी बहुत खर्चा होता है, बट नाउ थैंक्स टू गवर्नमेंट, ये अभी जो एनुअल पास का सिस्टम आया है उसके वजह से शायद थोड़ा सा कम होगा, बट स्टिल जो प्रैग्मेटिक फिगर होगा आई विल गिव इट टू यू वंस द ट्रिप इज कम्प्लीटेड। बट अभी मैं जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट, मैं टोल टैक्स का अराउंड 5K मैं पकड़ा हूँ, टोल टैक्स का 5,000 रुपीज़। एंड जो स्टेज है, मैं तो अभी आपको दिखाया ऑनलाइन में आप कैसे बुक कर सकते हो। तो वक्त निवास शिरडी में ऑनलाइन बुक किया हूँ मैं। तो स्टिल मैं एक अराउंड बजट पकड़ा हूँ उसको, क्लोज टू 10,000 का कुछ बजट है टोटल स्टे का। टोटल स्टे का 10,000 कम लग रहा होगा फॉर 10-12 days जर्नी। लेकिन द थिंग इज, ये क्या होता है ना, आप मेरा जर्नी कैसा है, लाइक फ्रॉम शिरडी आई विल ट्रैवल, देन आई विल कम बैक टू शिरडी। सो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा खर्चा मुझे स्टेज में आने वाला है, क्योंकि मैं अगेन भक्ति निवास में ही बुक किया हूँ, और रुकना उसमें बस आपको नहाना है, फ्रेश होना है, रेडी होना है, देन अगेन यू विल ड्राइव सम 200-300 किलोमीटर्स, और फिर आपको वापस आना है, फिर रात के 4 घंटे सोने हैं। तो उस वजह से मैं ये बजट थोड़ा कम रखा हूँ, बट स्टिल यू कैन मैनेज इट एट योर एंड। नाउ फूडिंग का वहाँ पे खाना पीना तो सब लाइक इट्स वेरी मीगर अमाउंट, आप फ्री बोल सकते हो, लाइक 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ फॉर टिफिन, और आपको वहाँ पे भगवान जी का प्रसाद भी मिलता है। सो दे आर मेकिंग ए वेरी ग्रेट एफर्ट। पहले तो लाइक क्लोज टू, पहले तो फ्री ही था, नाउ दे आर चार्जिंग, बट इट्स फाइन, दे हैव देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेंटेन। सो फूडिंग का मैं ऐसे अप्रॉक्स 5,000 का कुछ रखा हूँ, एंड मिसलिनियस कुछ आप ऐसे 5-10 हज़ार का खर्चा सोच के चलो। सो अराउंड 40,000 to 50,000 का आपका खर्चा आ जाएगा। और इसमें भी मेजर चंक आपका डीजल है, और ये मैं मतलब लाइक मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ, एंड यू कैन ऑफ कोर्स एक्सटेंड इट एज पर योर कन्वीनियंस। So this is all about the basic thing that you need to take care. And if I'm missing something, then probably I will do some kind of shorts or something, and I will try to update you all, guys. So yeah, thank you. Thanks for watching. And I will start the series of Sridi. So I'm trying to document all the things. तो जो भी होगा मेरे साथ, I will try to capture it, I will try to document it, and I will try to share it with you all, guys.
And if you like such contents, then do consider subscribing the channel. It's free of cost. So yeah, that's it, and thanks for watching.